बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो फूड है वो तीन कैटेगरीज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म की जाती है तो उसके रिजल्ट में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, और इन्हीं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को या नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आप कहते हैं जब डीएनए आरएनए के साथ प्रोटीन्स लगी होती हैं तो उस पूरे को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियो प्रोटीन्स कह देते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक फोटोसिंथेसिस और एक जर्नल जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। अब जब हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन है। वो प्लांट के लिहाज से तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसके मेटाबॉलिज्म को देखें तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। अब प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, जब हम प्लांट्स का एक सेल देखते हैं तो उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। अब उस वैक्यूल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी स्टोर की जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर किया जाता है। जब वेस्ट प्रोडक्ट की अमाउंट एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर उन वेस्ट प्रोडक्ट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप क्रिस्टल फॉर्मेशन कहते हैं। और उन क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स किस चीज़ के बने होते हैं? वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर वेस्ट जो होता है या दूसरे जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जब वो एक ख़ास अमाउंट से जो है वो ऊपर जाते हैं, ख़ास अमाउंट से बढ़ जाते हैं, तो वो इकट्ठे होकर क्रिस्टल बना देते हैं। और ये क्रिस्टल कहाँ पे बन रहे होते हैं? ये वैक्यूल्स के अंदर बन रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं स्टोर, अब लीव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टोरिंग ऑर्गन के तौर पर काम किया जाता है। मतलब कि वेस्ट जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो सबसे ज़्यादा लीव्स हैं। और लीव्स में भी आपने देखा होगा ऑटम लीव्स, जो ख़ज़ां के पत्ते होते हैं, वो झड़ के दरख्त से नीचे गिर जाते हैं। वो बेसिकली क्यों गिरते हैं उसकी रीज़न हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो एक और बात यहाँ पर आप सीखेंगे कि ब्लू बेल फ्लावर का एक नेम है, ठीक है, जनरल नाम दिया जाता है ब्लू बेल। अब इस ब्लू बेल के अंदर अंडरग्राउंड बल्ब्स बनते हैं। अब बल्ब्स क्या है? जिस तरीके से अनियन, प्याज एक बल्ब है, गार्लिक एक बल्ब है, उस शेप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस फूल के नीचे ज़मीन के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर वो बनना शुरू हो जाते हैं। उन बल्ब्स के अंदर इस पूरी प्लांट का जितना वेस्ट होता है वो उन बल्ब्स के अंदर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर किया जाए उनको हम एक्सक्रीटोपोर बोलते हैं। इसी तरीके से लीव्स भी ये काम करते हैं। आपने देखा होगा कि ख़ज़ां के अंदर जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं। वो बेसिकली येलो क्यों होते हैं? वो येलो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जब एक सीजनल टाइम आता है, एक ख़ास वक़्त आता है, मतलब कि ऑटम सीज़न आता है, तो वो जो पत्ते हैं, वो जो एक्सक्रीटोपोर्स हैं जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर किया गया है, उनको प्लांट जो है वो अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और वो जो गलने सड़ने वाले पत्ते हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं। इसीलिए वो जो पत्ते हैं, वो कुछ जो बागबान होते हैं, ठीक है, गार्डनर्स होते हैं, उन पत्तों को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पत्तों के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो मिट्टी के अंदर दोबारा मिला देते हैं और वो गल सड़ के दोबारा मिट्टी को फर्टाइल कर देते हैं। अब अब यहाँ पर एक जो है बात आपने समझनी है कि एक्सक्रीटोपोर जो है वैसे तो हर उसके चीज़ के लिए बोला जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन हमारी जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स हैं या लिटरेचर है बायोलॉजी का, उसके अंदर एक्सक्रीटोपोर जो वर्ड है ये आप 90 से 95% जो है वो एक लीफ के लिए ही जो है वो लिखा हुआ देखेंगे आप। उसके साथ साथ एक और बात जो हमारी बुक के अंदर कंफ्यूजिंग है वो ये है कि वो लिखते हैं कि ये जो लीव्स का येलो कलर आता है,
ये क्लोरोफिल के लॉस होने से नहीं आता, बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट या पिगमेंटेड कंपाउंड्स के जमा होने से आता है। तो ये बात काफ़ी हद तक जो गलत है। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये बात पढ़ी थी क्लोरोसिस की, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि जब क्लोरोफिल लॉस हो जाता है तो वो येलो कलर के लीव्स हो जाते हैं। और वो क्लोरोफिल लॉस क्यों होता है? वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप यहाँ पर बात ऐसे समझेंगे कि दोनों रीजंस होती हैं। एक क्लोरोफिल का लॉस होना भी येलोइंग काज करता है, और दूसरा जो पिगमेंट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स लीफ के अंदर स्टोर किए जाते हैं, वो भी एक लीफ के येलो कलर की वजह बनते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हैवी मेटल्स जो हैं वो अंदर स्टोर होते हैं, या जैसे जैसे जो है वो लीफ ज़्यादा से ज़्यादा येलो होता है, उसके अंदर हैवी मेटल्स की जो अमाउंट है, जो कंसनट्रेशन है, वो बढ़ जाती है। और आपको पता होगा, हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो हैवी मेटल्स हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये पोल्यूशन काज करते हैं। किसी भी जगह पे होंगे तो ये जो हैवी मेटल्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं। लास्ट के ऊपर जो है वो बताया जाता है कि कुछ ट्रीज ऐसे भी हैं जो अपनी स्टेम के अंदर जो है वो स्ट्रेंज केमिकल्स, मतलब कि मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं अपनी ब्रांचेस के अंदर, अपने ट्रंक्स के अंदर, मतलब कि स्टेम के अंदर। और स्टेम के अंदर भी कहाँ पर स्टोरेज की जाती है? जाइलम के अंदर, ओल्ड जाइलम के अंदर। मतलब कि वो पुरानी जाइलम, जाइलम क्या चीज़ होती है? जो वाटर को लेके जाती है ट्रीज़ के अंदर, जो वाटर को रूट से ऊपर पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है, उसको हम जाइलम कहते हैं। तो वो जाइलम जो पुरानी हो चुकी होती है और वो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, तो उन जाइलम पाइप्स के अंदर जो है वो स्ट्रेंज केमिकल्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली वेस्ट होता है। उसकी वजह से वो जो अंदर की लकड़ी है वो काली हो जाती है। ठीक है, उसको हम ब्लैक वुड कहते हैं। और ऐसे ट्रीज़ को जिनकी लकड़ी ज़्यादा काली होती है, हम इबोनी बोलते हैं इनको। तो वो जो ब्लैक वुड है वो क्रिएट होती है इस स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल की मदद से। और आपको एक बात याद रहे कि ये जो ब्लैक वुड है ये काफ़ी अच्छी होती है फॉर दी फर्नीचर। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी जो है वो रिलायबल है। इससे जो है वो काफ़ी फर्नीचर जो है वो तैयार किया जाता है। अब लास्ट के ऊपर बिल्कुल एक सिंपल सी बात कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट कंपाउंड्स को सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, एक्टिवली सिक्रीट करते हैं, और उसको केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इर्द गिर्द वाले जो उनके प्लांट्स हैं वो वो उस वेस्ट की वजह से, वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से वहाँ पर डाई कर जाएं। और जब वो डाई कर जाएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा, तो इस तरीके से वो पूरी सॉइल का जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा जो एडॉप्टेशन है या ऐसी जो करेक्टर है वो कोनिफर्स के अंदर देखने को मिलती है।